Hello friends, students, how are you? This is the corona time. सब परेशान हैं, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, सबके साथ हो रहा है, तो आप अपना पेशेंस बनाए रखिए। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो 12th के बच्चों के लिए अपन अब रेगुलर क्लास शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के थ्रू। जब तक ये प्रोसेस चल रही है, लॉकडाउन है और सही माहौल नहीं होता क्लासेस के लिए, तब तक आप इसका यूज़ करिए, प्रॉपर पढ़िए। आपको करना क्या है कि जब आप स्टडी करना है तो इसको लिसनिंग पर्पज़ से मत रखिए, सिर्फ सुनना नहीं है। आप जब स्टडी शुरू करें और इस कंटेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो उस समय आप ईयरफोन लगाइए, रफ कॉपी पेन होना चाहिए। आपकी जो बुक है, जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं, एज यू लाइक, दिनेश, प्रदीप, GRV, NCERT और एनी अदर, आप उस बुक को लीजिए। उस टॉपिक के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ आप स्टडी भी करिए, सुनिए भी, कंपैरिजन करिए कि क्या रहा क्या नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा है क्या, और फिर व्हाट्सएप नंबर पर, उस नंबर पे अपन और कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। एज यू नो दैट कि अगर अपन को सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डीप स्टडी करनी है, उसकी अरिथमेटिक्स, अच्छी मैथमेटिक्स सीखनी है, न्यूमेरिकल्स सीखने हैं, तो अपन को कुछ पीछे की चीज़ें बननी चाहिए। जो 11th में पढ़ाया था मैंने, बहुत अच्छे से सीखा है आपने भी। तो उसमें पहला चल जाता है कि अपन को बेसिक्स में एटॉमिक मास, तो मॉलिकुलर मास, जब मॉलिकुलर मास बनेगा तो मोल, जब मोल निकाल सकोगे आप तो अरिथमेटिक्स का बेसिक कैलकुलेशन कर पाओगे, जो मोल कैलकुलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंट मास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसको आपको फिर से रिवाइज करना है और उसको पढ़ना ही है बिफोर द स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो अब आप करोगे क्या कि ये स्टडी शुरू करने के पहले वो बेसिक चीज़ों को पढ़ो। लास्ट ईयर जो इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम पढ़ाया बहुत अच्छे से, आपने देखा, बहुत सारे फार्मूले थे, बहुत सारे, उनका यूज़ था। उसका यूज़ होता है सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्यूशन कंसेप्ट का यूज़ वहाँ होता है। पर अब आप 12th में हो तो स्वाभाविक बात है आप सॉल्यूशन का यूज़ यहाँ पे, उन चीज़ों का यूज़ यहाँ करोगे। आयनेशन बनना चाहिए, KSP बनना चाहिए, है ना, आयनेशन कांस्टेंट से KSP को रिलेशन बनना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा रिवीजन उस तरफ का करें, क्योंकि अपन का जो केमिस्ट्री है उसमें 45% 11th का कंटेंट का यूज़ हो ही जाता है। इसलिए 11th अच्छी स्ट्रॉन्ग रखोगे तो 12th बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी। तो ये चीज़ों को रिवाइज कर लो। अब जब रिवीजन हो गया तो अपन सॉल्यूशन चैप्टर में एंटर करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में भी जब आप लास्ट ईयर 11th में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय अपन ने देखा था कि जब मोल कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था। तो उसमें अपन ने मेथड्स पढ़ी थी, बहुत सारे फार्मूले डिराइव किए थे और बहुत सारे फार्मूले बनाए थे। तो इसमें ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन का बेसिक फंडा तो आपको मालूम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपन डिस्क्राइब करेंगे आगे, अभी इंट्रोड्यूस शॉर्ट में करने का मतलब नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अबाउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो अपन को ये मालूम हो क्या जो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है पहले वो क्लियर होना चाहिए, तब तो आप चीज़ों को समझोगे। तो जब सॉल्यूशन मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि अपन इसमें सबको मालूम है सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, तो 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसको समझाने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि भाई चलो एक गिलास पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक डिज़ोल्व कर दिया। अब व्हेन NaCl dissolved in a glass of water, then the identity of water as well as salt are disappeared. अब ना तो पानी है तो नमक है, क्या है, एक सॉल्यूशन बन गया, साल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए पहले सोचो, ये एक्सपेरिमेंट करके सोचो कि क्या हुआ।
तो आप देखोगे कि जब नमक को घोल दिया, डिज़ोल्व कर दिया पानी में, तो नमक की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, एक होमोजीनियस सोल्यूशन मिल गया। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, और एक होमोजीनियस सोल्यूशन मिल गया जिसका कंसंट्रेशन हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। तो सोल्यूशन डिफाइन कैसे होगा? द सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स whose concentration can be changed up to a certain limit. Listen once again. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two non-reacting components. Homogeneous mixture of two or more than two non-reacting components whose concentration can be changed up to a certain limit. Okay? Listen carefully. सबसे पहले आप सोल्यूशन को समझो। अब मैंने कहा कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, तो एज नेचुरल जो हमारा सिलेबस है CBSE का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, MP बोर्ड, उसमें हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसलिए इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन ही होती है कि सॉल्यूट को A से रिप्रेजेंट करें कि B से रिप्रेजेंट करें। तो अब हम लोग जनरली इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहें, CBSE के हिसाब से अपनी ये कह के चलते हैं कि सॉल्यूट को A से और सॉल्वेंट को B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। MP बोर्ड में अपोजिट हो जाता है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन पढ़ना है तो हमको सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में तो मालूम है। अब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट की बेसिक चीज़ें हमको मालूम है तो हमने ठीक है डिज़ोल्व कर दिया। अब जब डिज़ोल्व कर दिया तो उस प्रोसेस को क्या किया, सॉल्युबिलिटी। कि भाई 100 ग्राम हमारे पास वाटर है, उसमें हमने XYZ का 10 ग्राम 20 ग्राम घोलने की कोशिश की, 20 ग्राम घुल गया। तो हमने कहा कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, या ml में कन्वर्ट कर ले डेंसिटी का यूज़ करके। वाटर में वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आना है, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर cc है। ओके, अब जब सोल्यूशन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मोल। तो मोल में सबको मालूम है कि यार मोल जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब बनना चाहिए। तो मोल यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, आप मोल के बारे में रिवाइज करिए। और बाकी मैं जब 11th का वीडियो बनाऊँगा उसमें मोल डिस्क्राइब करूँगा, डिटेल पढ़ाऊँगा न्यूमेरिकल्स के साथ, तो आप उसको स्टडी करोगे। ओके, देन विंटर इन द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। Nowadays there are 10 methods of expression of concentration of solution, in which the last one is a formality which is useless for us. It is numerical equal to molarity. Therefore we have only 9 methods. In 9 methods, the first 3 methods are very simple in term of expression, but are very difficult in term of use. These 3 methods are mass percent, mass fraction and volume percent. सुनने में बहुत सरल लगता है, परसेंट निकालना है तो वेट अपॉन वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लेंगे। और मास फ्रैक्शन का तो कोई इशू नहीं, 100 मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप तो मास फ्रैक्शन के लिए आ जाएगा। इसमें क्या होता है, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, इनका बड़ा यूज़ होता है। कि अब जैसे आपने कह दिया कि कोई एक सोल्यूशन है वो 10% W/W, अब इसका मतलब क्या होगा, तो मतलब वेट इन वेट, यानी ये मास परसेंट 10% है। तो अब इसको एक बंदा बोलेगा कि यार वेट है तो यूनिट ग्राम ले लेते हैं कि 10 ग्राम लेट NaCl जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सही, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर एक दूसरा बंदा हुआ तो बोलेगा 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये भी सही है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वेट इन वेट जो है 10%, तो इसका मतलब तो यही होता है कि 100 में 10, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि 90 यानी 90
और 10 मिलके 100 बना। इसलिए इसकी समझ होनी चाहिए कि जब 10% NaCl लिखा है W/W, तो कब हमको वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करना है। तो वेट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट की अगर ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि मेरे को इसको कैसे डिफाइन करना होगा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि WA वेट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम है और WB 90 ग्राम है। अगर सोल्यूशन के वेट की ज़रूरत पड़ेगी तो स्वाभाविक है 10 + 90 100 होगा। तो इसका मैं डिटेल यूज़ कराऊंगा आगे अभी न्यूमेरिकल्स में इनडायरेक्टली। डायरेक्ट न्यूमेरिकल इतने ईजी नहीं आते आपको कि बोल दैट 10 और 90 है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ना, ईजी न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं आएंगे, समझ होनी चाहिए। सेम वॉल्यूम परसेंट में भी होता है। वॉल्यूम परसेंट में भी आप यही सेम प्रोसेस अपनाओगे कि भाई अगर 20% H2SO4 V/V यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम दिया है तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब हुआ कि 20 ml of H2SO4 is present in 80 ml of water और 20 ml of H2SO4 present in 100 ml of solution। तो इस शब्दों का जो खेल है ये दिमाग में बैठाओगे जब आप, तो न्यूमेरिकल करते समय इनको डिस्टिंग्यूश कर पाओगे कि कब क्या कैसे यूज़ करना है। तो मैं यूज़ कराऊंगा, जस्ट वेट। इसके बाद अपन अगली मेथड में बढ़ते हैं और अगली मेथड जो चौथी नंबर की है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब एज यूजुअल आप समझते हो कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ताकत। तो किसी भी सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो ये है कि भाई वो अपने अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर लेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एनी सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन सोल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूशन अपने अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है, ये इसका क्या है मीनिंग है। लेकिन इसका हमको क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकली यूज़ करना पड़ता है। तो स्ट्रेंथ को अपन ऐसे समझें कि जो परसेंट निकालते हैं उसमें और इसमें ये अंतर है कि स्ट्रेंथ की पहली शर्त है कि इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर यूनिट। शर्त याद रखिए आप, ग्राम पर लीटर यूनिट। तो यहाँ पे क्या होता है इस चैप्टर में यही ध्यान रखना पड़ता है कि कब ml यूज़ करना है, कब लीटर यूज़ करना है, कब ग्राम यूज़ करना है। क्लियर। तो जब ग्राम पर लीटर में अपन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे तो वो स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ को नॉर्मली S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन, बट शर्त क्या है लीटर में। तो इससे अपन को ये मालूम हो गया कि इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर में। लेकिन अगर ml में दे दिया तो यू शुड बी चेंज इट इनटू लीटर विदाउट कैलकुलेशन। लेट अगर 400 ml है तो उसको अपन 0.4 लीटर कर लेंगे। इसलिए तुम्हारा क्या होता है कि बुक्स में यही चीज़ को ऐसे दिया होगा कि WA × 1000 अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहाँ ml। क्लियर। अब इससे क्या होता है कि अपन को ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा मार लिए, फार्मूले का पता ही नहीं है कि कब क्या है, ऊपर वाला रटा है किसी ने नीचे वाला रट लिया है, समझ नहीं है, रटना नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स है, 7वीं 8वीं लेवल का, कोई बड़ी चीज़ आप पढ़ नहीं रहे हो इसमें। तो आपको समझना ये है कि अगर लीटर में है कि ml में, तभी से चीज़ कैसे याद रहेगी जब आप कैलकुलेशन करोगे। न्यूमेरिकल से भागोगे, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ताकि रट के याद नहीं रहता। थाउजेंड्स ऑफ फार्मूले हैं, सब कुछ रट के नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। ओके। तो न्यूमेरिकल का बात करें अगर, तो मैं इसमें अगर आपको सवाल बोलूँ, कोई न्यूमेरिकल करने को बोलूँ, तो अगर मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास 300 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जो डिजॉल्व है 1500 ml ऑफ वाटर में या सोल्यूशन में, तो भाई बोलेंगे अपन कि 300 अपॉन 1500। लेकिन मैंने बोला क्या, लीटर कि ml? ml बोला है। यहाँ पे जब मैंने ml बोला है तो इसको लीटर में बदलना होगा। तो लीटर में बदलना होगा तो कॉमन सेंस है, ये फार्मूला होगा कि ये फार्मूला होगा। बोले ये वाला लगाएगा कि ml में दिया है तो 1000। अब आप कैलकुलेट कर लोगे, इजी नंबर आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके। तो बहुत कठिन नहीं है।
लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अब क्या है कि जब हम स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ते हैं तो अगली यूनिट आती है क्या, वो है ppm, पार्ट पर मिलियन। अब पार्ट पर मिलियन बहुत सरल है, आप सबसे परसेंट बनता है, परसेंट मास परसेंट निकाला था, क्या था कि वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और आप सब जानते हो कि 1 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख एक्सप्रेस्ड एक्सपोनेंट्स एज 10 टू पावर 6। तो बस जहाँ पे परसेंट में 100 का यूज़ किया है, ppm में वहाँ पे 10 टू पावर 6 यूज़ कर लो। वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। बहुत इजी, आप कैलकुलेट कर लोगे। बस समझ ये होनी चाहिए कि आखिर ppm की ज़रूरत क्या है। तो ppm क्या होता है कि जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन 5% समझ में आता, ठीक है, कुछ अमाउंट दिख रही है 0.5 दिख रही है। लेकिन अगर कहा जाए जैसे मेडिसिन है ना, उनमें वो कंसंट्रेशन है, पॉल्यूशन है, उसमें पॉल्यूटेंट्स का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है। अब कह दिया जाए कि भाई जो 1 लीटर है उसमें 0.00005% SO2 है या XYZ कंपोनेंट है, तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को अपन क्या करते हैं, इलाज करते हैं। कितना इलाज करते हैं, 10 लाख टाइम्स, 10 लाख गुना बड़ा कर देते हैं। तो वो चीज़ अपन को बड़ा समझ में आने लगता है कि हाँ, जैसे कि बोला यार कि एटमॉस्फेयर में यह है कि आज CO2 गैस का जो पोल्यूशन लेवल था वो 30 ppm। तो 30 ppm समझ में आता है कि भाई 30 ppm है का मतलब अगर 10 लाख लीटर एयर लिया, 10 लाख लीटर एयर है, उसमें 30 लीटर CO2 गैस है। बहुत इजी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ हम कहते हैं कि यार 30 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 6, तो ये नेग्लिजिबल नंबर हो जाएगा, 0.00003, बहुत कम लगेगा। तो बस ppm में इतना अपन को ध्यान देना है कि ppm मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एनी सॉल्यूशन इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर to enlarge its amount this method is used। ओके, तो ये तो सरल थी। अब इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, उन बच्चों के लिए बहुत सरल होता है जो 3 चीज़ों पे कमांड रखते हैं। पहला कमांड फ्रैक्शनल कैलकुलेशन, जो कि 6th क्लास में से शुरू हो जाता है। 5th क्लास से 6th क्लास से जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है कि जैसे अपन कहें कि 15/31 है और 15/31 प्लस 16/44, इन नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, समेसन करना। तो अगर इनमें कन्फ्यूज़न होता है तब फिर दिक्कत आती है। फिर आदमी ये कहता है कि यार केमिस्ट्री के कैलकुलेशन नहीं बन रहा है, जबकि प्रॉब्लम केमिस्ट्री के कैलकुलेशन की नहीं रही, केमिस्ट्री में वो जो मैथ्स लग रही है वो नहीं बन रही है। तो वो चलो, इससे आगे अगर अपन बढ़ लिए कि ये अपन को क्लियर है, नहीं दिक्कत आती, तो फिर वेट और मॉलिक्यूलर मास। हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हर क्वेश्चन में हमको वेट और मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में दे ना दे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको कुछ तो याद होना चाहिए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबके तो नहीं, पर गिने चुने 20 मैंने जो एक्सपीरियंस किया है लगभग 22 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे मोर देन 99% क्वेश्चन आते हैं। तो 22 तो याद होनी चाहिए अपन को। लगभग 18 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लगभग 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उनके अपन को वेट और मॉलिक्यूलर मास फार्मूला बनने चाहिए। तो इतना तो आइडिया सबको होगा। वेट का लिस्ट मैंने लास्ट ईयर लिखाया था, वो देखा होगा, कॉपी में है, तो वो याद हो। उनमें कुछ चीज़ों को क्या होता है नॉर्मली भूल जाता है, क्रोमियम है, आयरन है, मैंगनीज है, ये क्या होता है आदमी इनको ध्यान नहीं देता, इनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके प्रैक्टिकल टाइट्रेशन आपके में है, तो याद रहना चाहिए। क्रोमियम का कितना होता है याद है आपको? तो क्रोमियम का 52 ग्राम, आयरन का 56 ग्राम, मैग्नीज का 55 ग्राम। ओके, अब
सल्फर का 32 ग्राम, फास्फोरस 31 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, नाइट्रोजन 15 ग्राम, ये जनरल है। सिलिकॉन का आपको याद होना चाहिए 28 ग्राम, तो ये ज़रूरी है। सिल्वर 108 ग्राम, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है। बाकी छोटे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, ये सबको याद होगा। कार्बन का तो सब बनता है 12 ग्राम, बोरॉन 11 ग्राम यूज़ कर रहे हैं 10 ग्राम आइसोटोपिक फॉर्म में, वो यूज़ होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें आपको और भी ध्यान रखना है कि जिंक और कॉपर का बहुत यूज़ होता है। तो जैसे जिंक और कॉपर में, कॉपर ले लें तो 63.5 ग्राम, अपन जिंक ले लें 65.5 ग्राम। बहुत ज़रूरी है कि ये ओरली याद रहे। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में लगभग 18-20 मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको याद होने चाहिए। इसमें भी फ्रिक्वेंटली जैसे वाटर 18 ग्राम, CO2 44 ग्राम, हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो आपका आप जानते ही हो कि H2O2 है तो 34 ग्राम होगा। सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम, ग्लूकोज का 180 ग्राम, C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, मास 342 ग्राम, है ना। इसके अलावा यूरिया NH2CONH2 60 ग्राम, एसिटिक एसिड 60 ग्राम, आपको ये याद होने चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो ऑक्सैलिक एसिड जो है बहुत फ्रिक्वेंट ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें अपन को ध्यान देना है कि क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड जो फार्मूला है COH.2H2, मॉलिकुलर मास इज़ 126 ग्राम, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक एसिड में इन खास जो है ये ज़रूरत पड़ती है। बेंजोइक एसिड है तो 122 ग्राम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बहुत सारे एसिड्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस में अगर चला जाए तो H3PO4 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 98 ग्राम। कुछ भी करें इनको याद रखें। बेंजीन का तो सबको याद होगा 78 ग्राम, टालुइन 92 ग्राम। तो जनरल चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है याद होगा आपको। तो कुछ भी करके इनको याद रखिए। हर जगह इनकी लिस्ट है, मॉलिक्यूलर मास है, समय का उपयोग करिए, बहुत जल्दी याद हो जाता है यूज़ करने पे। जब अपन को ये सब बनता है तो फिर अपन मोल फ्रैक्शन पे जाते हैं। मोल फ्रैक्शन पे जब एंटर करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो सीधा है फ्रैक्शन टुकड़ा मोल, यानी सोल्यूशन के टोटल मोल्स में। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहते हैं कि x का मतलब होता है कि भाई कि एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलो ये फार्मूला तो जान गए कि हम भाई सोल्यूट का निकालेंगे तो x इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB कर लेंगे, हम x भी निकाल लेंगे और NB अपॉन Na प्लस NB कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस किया है लोगों बच्चों में कि मोल्स, अब Na निकालना है तो भाई WA अपॉन GMM ऑफ A चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट दिया। अगर ये बन नहीं गया तो मैंने देखा है कि 1/6 अपॉन 3/4 प्लस 1/6, ये चीज़ में बच्चे फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो इसमें करना क्या है कि अपन को फ्रैक्शनली कोशिश करनी चाहिए सॉल्व करने की, डेसिमल में बाद में दिक्कत आती है। अगर आप स्कूल में कर रहे हैं तो स्कूल में तो स्वाभाविक है डेसिमल में बदलना होगा, तो पहले आप सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर को डेसिमल में बदल दोगे तो बहुत ईजी रहेगा। कॉम्पिटिशन्स में डिपेंड ऑन ऑप्शन, फाइनल आंसर आने के बाद आप खुद कर सकते हो, ऑप्शन जैसा दिया रहेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है। तो कैलकुलेशन को तो आपको करना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे को इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। अब कुछ बड़े कैलकुलेशन आते हैं जो कॉम्पिटिटिव होते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि यार 20% H2O2 का मोल फ्रैक्शन क्या है। अब ना तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया है ना कुछ दिया है, तो अब इसमें क्या होगा कि आदमी का दिमाग चलना चाहिए। जिसने पढ़ रखा है कि यार 20% वेट इन वेट है तो सब जल्दी से बोलेगा कि 20 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 80 ग्राम
ऑफ वाटर। क्लियर। तो जल्दी से जब सॉल्व किया तो ये इसको WA मिल गया, ये इसको WB मिल गया। क्लियर। अब वाटर का H2O2 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम है 34, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम है 18। तो सॉल्व करेंगे Na निकाल लेंगे 20/34 इसी कर लेते हैं 10/17। Nb निकाल लेंगे 18 सॉरी मॉलिक्यूलेट दिया है 80, मॉलिक्यूलर मास 18 इसी कर लोगे तो आ जाएगा 40/9। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या होता है मोल फ्रैक्शन में दिक्कत आती है, तो x से निकालना है तो 10/17 40/9। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो अब क्या करो, ये तो प्रैक्टिस बेस्ड है, इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। जब आप सॉल्व करोगे तो स्वाभाविक एलसीएम लोगे तो कितना होगा 17 9 जा तो 17 9 जा टेबल पढ़ने के बाद क्या है सीधे लिख लो। अब इधर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 90, ये कितना आएगा प्लस 680, प्लस में रहेगा, ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करो देखो कितना आया 9/77। ये किसका आया 9/77, तो 9/77 जो आया तो x से आ गया 9/77। अब जब x से आ गया तो x भी तो आप निकाल लोगे। कैसे, भाई अपन सबको मालूम है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि फ्रैक्शन है तो कंपोनेंट्स का फ्रैक्शनल सम 1 आता है। एक्स ए मालूम है तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/77 इज इक्वल टू 77 माइनस 9/77 68/77। अब ये तरीका है। अब क्या होता है कि अगर आप मीनिंग ही नहीं समझते हो तब दिक्कत आएगी। इजी कैलकुलेशन करना चाहिए, इजी कैलकुलेशन से ही स्ट्रेंथ लेवल ऊपर बढ़ता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स समझते हो उनका लेवल थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ता है। आपकी बुक्स में सब क्वेश्चन दिए, आप लगाओ, जहाँ प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व कराऊंगा। आगे और भी दिक्कतें आएंगी तो वो सब सॉल्व होंगी। तो ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अपन नेक्स्ट जो अपना रिकॉर्डिंग होगी या अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ मोलैरिटी से शुरू करेंगे। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं है लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो शुरुआत हो गई है। अपन जब तक ये समय चल रहा है, दिक्कतें हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं और व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। जहाँ जिनको प्रॉब्लम हो मेरे को आप मैसेज करो, कॉल करो, मैं हमेशा मदद के लिए खड़ा हूँ। और जो बच्चे परेशान हैं कि क्लास कब लगेगी, उस पर दिक्कत है अभी, है ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। लगेगी जब लगेगी, पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते अपन, यही क्लास है और इसी क्लास के मोड में आगे बढ़ेंगे। और जब क्लास लगेगी तो और हम रिफाइंड हो चुके होंगे तो पढ़ाना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, स्टे होम, कीप सेफ।